Hello, dear students. This is Amjad Lagari, and today we are going to start our remaining topics of chapter number 7. Chapter number 7 में कुछ एक दो टॉपिक्स रहते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं. आप चैप्टर नंबर 7 जो था वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस साइकिल्स के मुतालिक है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. एक फ़िलिप्स कर्व और दूसरा ओकुन्स लॉ. तो हम इस लेक्चर में फ़िलिप्स कर्व को स्टडी करेंगे. तो फ़िलिप्स कर्व पे आने से पहले पहले ये हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में रिलेशनशिप क्या है. जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जो मॉडल पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपकी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आने की वजह से जो है आपकी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो फ़र्क आता है. आपकी प्राइस लेवल्स जो है वो बढ़ती हैं या कम होती हैं. तो इसको अगर हम 3 क्वेश्चंस में डिवाइड करें या 3 सिनेरियोज़ में डिवाइड करें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को, तो हमारे पास 3 जो सिनेरियोज़ आते हैं वो ये हैं. फर्स्ट सिनेरियो क्या है? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि आपकी जो शॉर्ट रन का अर्सा कितना होता है? कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये आपका शॉर्ट रन का पीरियड है, जिसमें ट्रेड ऑफ का मतलब है कि ऊपर नीचे कोई एक फैक्टर आपका ऊपर जाता है तो दूसरा फैक्टर नीचे आता है. जैसे कि शॉर्ट रन में फ़िलिप्स कर्व के मुताबिक क्या होता है, आपकी अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है. तो ये आपका ट्रेड ऑफ है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा सिनेरियो क्या है? एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स कैन कॉज बोथ हायर रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड हायर रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा सिनेरियो या सिचुएशन क्या है जिसमें आपकी सप्लाई में चेंजिंग्स की वजह से आपकी जो है वो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होती वो, मगर वो भी बढ़ जाती है. ठीक है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. देन थर्ड सिचुएशन इज देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. जो लॉन्ग रन है जैसे कि 5 साल, 10 साल का अरसा या 20 साल का अरसा, तो उसमें आपका जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो है वो उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आती. ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो आए अब हम फ़िलिप्स कर्व को स्टडी करते हैं डीप में. तो फ़िलिप्स कर्व है क्या? किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया? इनको जो है वो इकनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकनॉमिस्ट थे, A. W. फ़िलिप्स. उन्होंने डेवलप किया था ये आइडिया फ़िलिप्स कर्व का. फ़िलिप्स कर्व का जो बेसिक आइडिया या बेस है वो क्या है? टू स्टडी, टू डिमॉन्स्ट्रेट, टू शो द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन जो है हम उसको बढ़ाएंगे. अब इन्फ्लेशन बढ़ती कैसे है? वो बढ़ती है आपकी थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी टूल्स, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी. ठीक है, जिसमें आपकी मनी सप्लाई या आपकी जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को आप जो है वो कंट्रोल करके उन टूल्स को यूज़ करते हुए आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं. सो द बेसिक आइडिया इज़ द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो फ़िलिप्स कर्व में होता क्या है कि आपका जो आउटपुट है वो अगर बढ़ जाए, आउटपुट मीन्स अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाए आपकी इकोनॉमी की. जब प्रोडक्शन बढ़ेगी ऑब्वियसली फैक्ट्रीज ज़्यादा काम करेंगी, फर्म्स ज़्यादा काम करेंगी, तो उनको लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे. अब लेबर जब ज़्यादा चाहिए होगी, ज़्यादा हायरिंग होगी, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा हायर होंगे, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी. फिर वही लोग क्या करेंगे? वही लोग ऑब्वियसली खर्च करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, अपनी जो है वो चीज़ें ख़रीदेंगे. अब उनकी वजह से क्या होगा? उन चीज़ों, क्योंकि उसमें लोगों के पास डिमांड तो ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा हैं, वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मगर आपकी सप्लाई जो है वो उसको मीट नहीं कर पा रही. तो उससे क्या होता है? आपकी सप्लाई जब कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होती है? आपकी प्राइस लेवल बढ़ जाता है, आपकी इन्फ्लेशन उस केस में बढ़ जाती है. ठीक है, जब आपका आउटपुट हाई होता है
तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कम हो जाता है और इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इन दी शॉर्ट रन। ठीक है। और आपकी वेजेस और प्राइसेस भी हाई हो जाती हैं। वेजेस हाई कैसे होती हैं कि आपकी जो है वो ज़्यादा लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब वही जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे अपनी फर्म से, कंपनी से कि हमारी भी सैलरी बढ़ाएं, ताकि आप हमारी नॉमिनल वेज बढ़ाएं, ताकि हमारा जो एक रियल परचेजिंग पावर है, रियल वेज का जो रेट है वो भी बढ़े, ताकि इन्फ्लेशन का हमारी इनकम के ऊपर इफ़ेक्ट कम से कम आए। तो जब ऑब्वियसली फर्म्स जो हैं वो उनकी वेजेस बढ़ाएंगी तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन की, उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो उनकी प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की। जब वो उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन रेट ओवरऑल आपका बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। आपको ये याद रखना है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये इन्वर्स है, किसका, इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ में समझ लेते हैं। दो ग्राफ आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, एक में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और दूसरे में 1960s का एक डेटा दिया हुआ है, एम्पिरिकल। ठीक है, ए पार्ट में आपकी आप देख सकते हैं कि आपका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। आप इस लेवल पे देखें, वाई एक्सिस पे आपके पास इन्फ्लेशन रेट है और एक्स एक्सिस पे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब आपकी इन्फ्लेशन रेट जब 7 पॉइंट समथिंग 7.8 या इतना है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1.8। फिर जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन आपकी कम हो रही है, ते- तो उसके साथ साथ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है, इसको अगर हम डेटा पुट करके देख लें तो ये डेटा है आपका 1960s का, 1961 से लेकर 1969 तक। तो इसमें 1961 में आपकी जो इन्फ्लेशन थी वो 1% थी, या 1 से थोड़ी कम थी, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है वो ज़्यादा था। फिर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती गई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती गई है, ये देखिए, और एक लेवल तक आगे तकरीबन 6% आपकी जब इन्फ्लेशन पहुंचती है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी कम होके 3.8 तक तकरीबन चला जाता है, या 3.5 तक चला जाता है। तो दिस इज़ द बेसिकल रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। ठीक है, आपका जो फ्लिप्स कर्व है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए शॉर्ट रन में ही एप्लीकेबल है। वो कैसे, इसको मज़ीद अगर हम समझना चाहें शॉर्ट रन में, तो सीधा सीधा इनका रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखें, सप्लाई, आपकी एग्रीगेट सप्लाई सेम है। अब जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, आपका प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है वाई एक्सिस पे। इट मीन्स द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, आउटपुट जैसे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मगर उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स एंड द फ्लिप्स कर्व। अब एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स क्या आ रहे हैं कि आपकी जब सप्लाई जो है उसमें डिस्ट्रप्शन आ रही है ड्यू टू सम फैक्टर्स, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है मगर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम नहीं हो रही। अब इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ये डेटा जो है थ्रू आउट 1960 से लेकर 2007 तक है। यहाँ पे 61 1961 में आप देखें, आपकी इन्फ्लेशन रेट अप्रोक्सीमेटली 0.8 है, तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है, तकरीबन 6.8। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख लें, आपका 1969 में आपका इन्फ्लेशन रेट 6% था और एम्प्लॉयमेंट रेट आपका 3.5 था। मगर सेम इसी को अगर फॉलो करें तो 1990 में भी आपका इन्फ्लेशन रेट 6% था, मगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। ऐसा, वैसा तो फिलिप्स कर्व के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी इन्फ्लेशन है उतनी ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए जितनी बढ़ रही है, मगर यहाँ पे तो इन्फ्लेशन रेट आपका वही सेम है मगर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन, जिसमें क्या होता है, आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। ये हुआ था 1970s में, 1980s में, जब ओपेक ने जो है वो ऑयल प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया था, उनकी मोनोपोली की वजह से इंक्रीज़ हो गई थी। जब ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, तो जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनको चाहिए होती है, या जो भी हैं एक्स वाई जेड हमारी इकोनॉमी में जो भी चीज़ें, वो ऑयल पे डिपेंड करती हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो ऑयल प्राइसेस जैसे बढ़ी तो
उनकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बढ़ गई। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी फर्म्स की बढ़ गई फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस भी उनको बढ़ाना पड़ी। क्योंकि ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तभी उनको जो है रेवेन्यू वो अर्न कर पाएंगे ज़्यादा, तभी वो ज़्यादा सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को दे पाएंगे। ठीक है, और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ले पाएंगे। तो प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, मगर अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट वही की वही है। ठीक है। देन द थर्ड सिनेरियो इज लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व। लॉन्ग रन में क्या होता है, आपका जो फ्लिप्स कर्व है वो वर्टिकल होता है, वो वर्टिकल होता है, इनइलास्टिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि पहले ए वन पॉइंट पे आपकी जो है वो इन्फ्लेशन थी 3%, तब भी इन्फ्लेशन आपकी 5% थी। फिर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी 6% तक आ गई, 6% तक आई। कुछ अरसे के लिए आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होकर 4% पे आई, मगर फिर जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरता जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही घूम फिर के आपकी इन्फ्लेशन रेट तो वही रहेगा, मगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए अपने, या दूसरे अल्फाज में हम इस तरीके कह सकते हैं कि वो एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो है जहाँ पे आपकी फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, जब लोग जॉब स्विच कर रहे होते हैं। ठीक है, स्विच कर रहे होते हैं, मगर जो एक वेट पीरियड होता है, उस जिस वेट पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड है। दूसरी क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। लोग जो है वो एक पर्टिकुलर स्किल है वो ऑब्सलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसके मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसकी वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं वो आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आती है किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन दी सप्लाई। जो रिसेशनरी टाइम में, जो रिसेशन में आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आपकी आती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है वो है नेहरू। नेहरू इसको पढ़ा जाता है, NRU से भी पढ़ा जाता है और NAIRU से भी पढ़ा जाता है। इसको कहा जाता है द नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब जहाँ पे आपका फ्लिप्स कर्व काम नहीं कर रहा था लॉन्ग रन में, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने निकाला, जिसको कहते हैं हम नेहरू। ठीक है, जो कि डिस्टिंग्विश कर सकता है आपकी इन्फ्लेशन को इन द टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टू डिटरमाइन अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन, या ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे आपका फिलिप्स कर्व काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आपका बेसिकली नेहरू है क्या, नेहरू है द इकोनॉमी इज सेट टू बी प्रोड्यूसिंग इट्स पोटेंशियल आउटपुट, दिस इज द रियल जीडीपी दैट अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज फुल एम्प्लॉयड। ये आपका वो लेवल है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, जहाँ पे आपकी इकोनॉमी फुल्ली पोटेंशियल पे काम कर रही होती है। जितना इकोनॉमी का पोटेंशियल है, जितने वो लेबर है उसको फुली यूटिलाइज कर रही होती है, अपनी मटेरियल्स को फुली यूटिलाइज कर रही होती है, टेक्नोलॉजी को फुली यूटिलाइज कर रही होती है, उस लेवल पे आता है आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपकी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं होती, सिर्फ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट शामिल होती है। ठीक है, ये आपका मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं इसको, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट 100% नहीं होती, इसमें 3 से 4% जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मगर वो जो है वो स्ट्रक्चरल या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स की वजह से होती है, जिसको जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट ही काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नेहरू इज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर देयर इज नो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, सिर्फ फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल होती है। अगर हम चाह रहे हैं कि अब नेहरू लेवल तो एक पोटेंशियल लेवल है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, मगर उसको हम चाह रहे हैं कि और हम मज़ीद जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को इस लेवल पे कम नहीं कर सकते। हम अगर इस लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी।
अब अनएम्प्लॉयमेंट सवाल अगर आपके माइंड में आता हो कि नैरो लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जहाँ पे पोटेंशियल पे काम कर रही है इकोनॉमी, मगर फिर भी थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कैसे कम करें? तो उसको कम करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो गैप को फिल करें। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो लोग जो वेज में बैठे हुए हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ क्रिएट करें, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या करें, जो जिन लोगों के स्किल्स ऑब्सलीट हो चुके हैं आप उनको इक्विप करें न्यू स्किल्स के साथ, उनको ट्रेन करें, तो फिर वो लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे। The idea behind the Nehru is that the state of economy can be divided into three situations. तो नेहरू को हम तीन situations में, तीन levels में divide कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल क्या है आपका, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, व्हेन मार्केट्स आर एक्सट्रीमली टाइट विथ लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, देन प्राइसेस एंड वेजेस विल बी सब्जेक्ट टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, आपकी मार्केट्स जो हैं, आपकी इकोनॉमी फुल पोटेंशियल पे काम कर रही होती है, फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो रही होती है, तो आपकी जो प्राइसेस और वेजेस हैं वो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली मूव कर रही होती हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी आपकी जो इन्फ्लेशन बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, ड्यू टू डिमांड इन दी मार्केट। सेकंड सिचुएशन क्या है, एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई में क्या आता है, आपकी रिसेशनरी जो गैप आता है, आपकी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपकी जो है वो आपकी सप्लाई तो ज़्यादा होती है मगर डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन द रिसेशनरी सिचुएशंस विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडल्ट फैक्ट्रीज, firms tend to sell at discounts and workers push less aggressively for wage increases. Wage and price inflation tend to moderate. अब इसमें क्या होता है, अब जब आपके रिसेशन आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, लो डिमांड नहीं है मार्केट में, तो एम्प्लॉय भी आपको वो नहीं कहेंगे कि हमारी जो है वो सैलरी बढ़ाएं, क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वो ये डिमांड करेंगे तो हो सकता है वो अपनी जॉब से भी जो है वो हाथ धो बैठें। ठीक है, फर्म्स उनको जॉब्स जो भी दे रही हैं वो अकॉर्डिंगली जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें दे रही होती है, तो उसमें क्या होता है, आपकी प्राइस और जो वेजेस हैं उनके रेट जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, मतलब जो है एक नॉर्मल लेवल तक होते हैं। तीसरी सिचुएशन है न्यूट्रल प्रेशर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, समटाइम्स द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग इन न्यूट्रल, आपकी इकोनॉमी न्यूट्रली ऑपरेट कर रही होती है। द अपवर्ड वेज प्रेशर्स फ्रॉम जॉब वैकेंसीज जस्ट मैच द डाउनवर्ड वेज प्रेशर्स फ्रॉम द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपकी जो है वो उतनी ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल रही होती हैं जितनी कि आपकी मार्केट में सप्लाई होती है, उतनी ही डिमांड होती है। मींस आपकी एक कह सकते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई होती है, तो उसमें आपका कोई सप्लाई का शॉक भी नहीं होता। ऑयल की प्राइसेस या कोई ऐसी दूसरी कोई सिचुएशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपकी जो है वो सप्लाई शॉक्स आएँ, इन्फ्लेशन बढ़े, तो इस सिचुएशन में आपकी क्या हो रही होती है, आपकी इन्फ्लेशन ना बढ़ती है ना ही कम होती है, मगर एक ही लेवल पे रहती है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी आप अपने नेचुरल एक लेवल पे स्टैंड कर रही होती है। So this is all about the Phillips curve in the short run, in the long run, and the Nehru.